अच्छा, आज हम एडमाइलेट की एक किताब द पावर ऑफ वन मोर पर बात करने वाले हैं। इसका जो मेन आइडिया है वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो दिमाग हिल जाता है। किताब का दावा ये है कि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक और कोशिश, एक और मिनट या बस एक और अच्छे फैसले से पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ इसकी समरी देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वन मोर का आइडिया असल में काम कैसे करता है। मतलब क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है, कोई साइंस, या ये सिर्फ एक यूँ समझिए कि एक अच्छी साउंडिंग मोटिवेशनल बात है। सही बात है। हम अपनी पहचान से लेकर टाइम मैनेजमेंट तक हर चीज को इसी नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस किताब का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि हमारी सफलता असल में हमारे टैलेंट या मेहनत पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उस कहानी पर करती है जो हम हर रोज खुद को सुनाते हैं। इसी को माइलेट पहचान यानी आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जैक्टली। और ये कहानी हम लिखना शुरू नहीं करते, ये हमारे लिए लिखी जाती हैं, खासकर बचपन में। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त। हाँ, उनके कहे हुए शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तो वो ये मान लेता है। ये उसकी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है, भले उसमें काबिलियत हो। किताब में इसके लिए एक कमाल का मेटाफर है, पहचान थर्मोस्टैट। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सोचिए कि दिमाग में एक थर्मोस्टैट है जो मान लीजिए 75 डिग्रीज पर सेट है। ये 75 डिग्री आपका सेल्फ वर्थ है। अब अगर आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, मान लीजिए तापमान 85 डिग्री पहुंच गया, तो एक बेचैनी होने लगती है। हाँ, आप अनकंफर्टेबली गर्म महसूस करने लगेंगे और अनजाने में ही आप कुछ ऐसा कर देंगे, कोई गलती, कोई लापरवाही, जिससे तापमान वापस 75 पर आ जाए। हम अपने कंफर्ट जोन में वापस भागते हैं। बिल्कुल। और इस थर्मोस्टैट की सेटिंग बदलने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। माइलेट कहते हैं कि इसके लिए 3 चाबियां एक साथ लगानी पड़ती हैं। अच्छा। पहली चाबी है विश्वास, यानी फेथ, ये मानना कि बदलाव मुमकिन है। दूसरी है इरादा, इंटेंशन, यानी आप क्या बनना चाहते हैं, उसकी एक साफ तस्वीर। और तीसरी संगति, एसोसिएशन, यानी आपके आसपास के लोग। लेकिन इन तीनों को जोड़ने वाली एक मास्टर की भी है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये आत्मविश्वास मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने से नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से आता है। जब आप तय करते हैं कि कल सुबह 6 बजे उठेंगे और फिर उठ जाते हैं, तो आप अपने ही दिमाग को सबूत दे रहे होते हैं कि आप भरोसे के लायक हैं। हाँ, और जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो वो थर्मोस्टैट की सेटिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। 75 डिग्री से 76, फिर 77। आप अपनी पहचान को खुद दोबारा लिख रहे होते हैं। एक मिनट, ये मैट्रिक्स वाली बात सुनने में थोड़ी फिल्मी लगती है। क्या इसका कोई असली वैज्ञानिक आधार भी है? नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। द मैट्रिक्स असल में हमारे दिमाग के एक हिस्से को समझाने का एक तरीका है, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। आप इसे अपने दिमाग का गेटकीपर या सर्च इंजन समझ सकते हैं। गेटकीपर, अच्छा। दुनिया में हर सेकंड लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। हमारा दिमाग सब पर ध्यान नहीं दे सकता, तो RAS का काम है फिल्टर करना और सिर्फ वही जानकारी अंदर आने देना जो हमारे लिए जरूरी है। और जरूरी क्या है ये हम खुद तय करते हैं? जैसे वो क्लासिक उदाहरण है कि जब आप कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको हर जगह लाल कारें ही दिखने लगती हैं। एग्जैक्टली, वही मैं कहने वाली हाँ, थी। कारें हमेशा से उतनी ही थीं, लेकिन अब आपके RAS ने उसे जरूरी जानकारी की लिस्ट में डाल दिया है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कन्फर्मेशन बायस के साथ मिलकर काम करता है। मतलब हमारा दिमाग एक यस मैन की तरह है। यस मैन। हाँ, हम जो भी मानते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारा RAS उसी बात का सबूत ढूंढ ढूंढ कर हमें दिखाता है। बाप रे। तो अगर कोई मानता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका दिमाग उसे दिन भर में वही 10 चीजें दिखाएगा जो गलत हुई, और उन 50 चीजों को नजरअंदाज कर देगा जो सही हुई। बिल्कुल। इसीलिए अपनी मैट्रिक्स को सही इरादों से प्रोग्राम करना इतना जरूरी है। हाँ, जब आप अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम साफ होते हैं तो आपका RAS उन मौकों को पहचानने लगता है जो आपको वहां तक ले जा सकते हैं। वो मौके जो पहले भी वहीं थे पर आपको दिख नहीं रहे थे। तो अगर हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है, तो सवाल उठता है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। शायद यहीं पर एक और प्रयास यानी वन मोर ट्राई वाली रणनीति काम आती है।
हाँ, और ये सिर्फ लगे रहो वाली बात नहीं है, ये कंपाउंडिंग विंद का कॉन्सेप्ट है। जैसे पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, वैसे ही हमारे प्रयासों में भी करता है। हर एक छोटा सा वन मोर, एक और पुशअप, एक और सेल्स कॉल, एक और पेज पढ़ना, वो समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। बिल्कुल। बचपन में साइकिल चलाना सीखने जैसा है, कोई भी पहली बार में नहीं सीखता। हम गिरते हैं, चोट लगती है, पर वो एक और बार कोशिश करते हैं वाला जज्बा ही हमें आजादी देता है। किताब में एक और कमाल का रूपक है, पिन्याटा का। हाँ। कहते हैं कई लोग कैंडी निकलने से ठीक पहले पिन्याटा फोड़ना छोड़ देते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि प्रोग्रेस अक्सर दिखाई नहीं देती। हाँ, हम मेहनत करते रहते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, जबकि हम सफलता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं। मैं सोच रही थी जैसे कोई नई भाषा सीखना चाहता है। शुरू में लगता है कुछ नहीं हो रहा, रोज 15 मिनट ऐप पर लगाते हैं और फिर 6 महीने बाद अचानक आप एक पूरी बातचीत समझ जाते हैं। वही पिन्याटा वाली बात है, वो कैंडी अचानक नहीं निकली, वो हर एक चोट से कमजोर हो रही थी। और ये एक और प्रयास वाली मानसिकता सीधे सीधे हमारे मानकों यानी स्टैंडर्ड्स से जुड़ी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य, गोल्स और मानक स्टैंडर्ड्स में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। लक्ष्य वो हैं जो हम चाहते हैं, मानक वो हैं जो हम उस लक्ष्य को पाने के रास्ते में सहन करने को तैयार हैं। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब हम हमेशा अपने लक्ष्य हासिल नहीं करते, हम हमेशा अपने मानक हासिल करते हैं। बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए, आपका लक्ष्य हो सकता है कि आप एक स्वस्थ रिश्ते में रहें, लेकिन अगर आपका मानक ये है कि आप कभी-कभी होने वाली बेइज्जती या लड़ाई को सहन कर लेंगे, तो आपको वही मिलेगा। ओह! आप अपने लक्ष्य पर नहीं, अपने न्यूनतम मानक पर आकर रुक जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में क्या बर्दाश्त करने को तैयार हैं। तो ये जो मानकों वाली बात है, वो तो सीधे सीधे हमारे पहचान थर्मोस्टैट से जुड़ गई है ना। हाँ, हमारा थर्मोस्टैट वहीं सेट हो जाता है जिसे हम सहन करने को तैयार हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। हमारे मानक ही हमारे थर्मोस्टैट की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं, और इन मानकों को असलियत में बदलने का काम करती हैं हमारी आदतें, हैबिट्स। हमारा दिमाग बहुत आलसी है, वो ऊर्जा बचाना चाहता है। हाँ, इसीलिए वो हर काम को ऑटोमेट करने की कोशिश करता है, जिसे हम आदत कहते हैं। एक बार आदत बन गई तो वो काम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तभी तो लेखक ऑक्टेविया बटलर ने कहा था, प्रेरणा को भूल जाओ, एक आदत अधिक भरोसेमंद है। आदतें आपको तब भी बनाए रखेंगी जब आप प्रेरित हों या नहीं। हाँ, और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। तनाव या मुश्किल के समय हमारा दिमाग सबसे पहले हमारी आदतों पर वापस लौटता है। इसीलिए अच्छी आदतें बनाना एक तरह से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। आदत बनाने का साइंस भी बहुत सरल है। 3 स्टेप्स हैं: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आना एक ट्रिगर है, हाँ, फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना रूटीन है, और मजेदार वीडियो देखकर मिलने वाली खुशी रिवॉर्ड है। सही पकड़ा। और जब हमें वो रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये डोपामाइन ही हमारे दिमाग को कहता है, ये अच्छा था, इसे दोबारा करो। तो एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। अच्छी आदतें बनाने का मतलब है इसी लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो हमें सही मानसिकता चाहिए और सही आदतें, लेकिन हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जो लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं, वो समय को अलग तरीके से कैसे देखते हैं? वो समय को पैसे से ज्यादा कीमती संपत्ति मानते हैं, क्योंकि पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, समय नहीं। और इसे मैनेज करने के लिए माइलेट एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। अपने दिन में और दिन जोड़ें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने 24 घंटे के दिन को 3 छोटे दिनों में बांट दो। सुबह 6 बजे से दोपहर 12, दोपहर 12 से शाम 6 और शाम 6 बजे से आधी रात। ओह, इससे क्या होता है? इससे साइकोलॉजिकल तौर पर आपको हर 6 घंटे में एक नई शुरुआत मिलती है। अगर सुबह खराब भी हो गई तो आप ये सोचकर दोपहर को बर्बाद नहीं करते कि आज का दिन तो खराब हो ही गया। सही बात है, आप दोपहर 12 बजे एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये प्रोडक्टिविटी को 3 गुना कर सकता है। और दिन की शुरुआत कैसे होती है, इस पर भी बहुत जोर दिया गया है। पहले 30 मिनट। ज्यादातर लोग उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। इसका मतलब है कि वो दिन की शुरुआत दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्ट करके कर रहे हैं। जबकि सफल लोग पहले 30 मिनट का इस्तेमाल अपने दिन को डिजाइन करने के लिए करते हैं। वो प्लान बनाते हैं, प्राथमिकता तय करते हैं।
वो अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, ना कि दिन उन्हें कंट्रोल करता है। वो प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। समय के बाद दूसरा बड़ा रिसोर्स है हमारी भावनाएं, इमोशंस। किताब में एक इमोशनल होम का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, इमोशनल होम का मतलब है वो भावनाएं जिनके पास हम आदतन लौट कर जाते हैं जब कुछ और नहीं चल रहा होता। कुछ लोगों का इमोशनल होम चिंता और तनाव होता है। वो खाली बैठते ही किसी न किसी बात की चिंता करने लगते हैं। और कुछ लोगों का इमोशनल होम खुशी, आभार या उत्साह होता है। सवाल यह है कि आपका इमोशनल डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, अव्यक्त भावनाएं कभी नहीं मरती हैं, वे जीवित दफन हो जाती हैं और बाद में और भी बदसूरत तरीकों से सामने आती हैं। मतलब भावनाओं को दबाना तो कोई हल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये समझना भी जरूरी है कि नकारात्मक भावनाओं का भी एक मकसद होता है। डर हमें खतरे से बचाता है, गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। जरूरी यह है कि हम अपनी भावनाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। हम सचेत रूप से अपना इमोशनल होम चुन सकते हैं। और तीसरा और आखिरी रिसोर्स, हमारी संगति, एसोसिएशंस, यानी हमारे लोग। ये बात तो हमने कई बार सुनी है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ, पर किताब इसे एक कदम आगे ले जाती है, रिलेशनशिप बुल्सआई की कल्पना के साथ। सोचिए कि एक टारगेट बोर्ड है जिसके सेंटर में आप हैं। सेंटर के ठीक बाहर वाला जो घेरा है वो आपका सबसे करीबी दायरा है। इसमें 3 से 5 लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जिनका आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके मानकों पर सबसे गहरा असर पड़ता है। मुश्किल तो है, स्वार्थी नहीं। ये अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत की देखभाल करना है। आपको किसी से रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये तय करने का हक है कि आप किसके साथ अपना सबसे कीमती समय बिताते हैं। क्या ये लोग आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और ये सवाल पूछना और उस पर एक्शन लेना बहुत असुविधाजनक हो सकता है। और यहीं से बात नेतृत्व, लीडरशिप और महानता की ओर मुड़ती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, किसी व्यक्ति का अंतिम माप यह नहीं है कि वो आराम और सुविधा के क्षणों में कहाँ खड़ा है, बल्कि यह है कि वो चुनौती और विवाद के समय में कहाँ खड़ा है। क्या बात है! सुविधा और महानता एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। और माय लीडर के लिए नेतृत्व का मतलब कोई पद या टाइटल नहीं है। उनकी परिभाषा है लोगों को वो काम करने में मदद करना जो वे आपकी उपस्थिति के बिना हासिल नहीं कर सकते। एक सच्चा लीडर दूसरों को सशक्त बनाता है। हाँ, इसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे एक बड़ा सपना बेचना, लोगों को एक ऐसी मंजिल दिखाना जो उन्हें प्रेरित करे। दूसरा, दूसरों में उनके यूनिक टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना। और तीसरा, प्रामाणिक और विनम्र होना। अपनी गलतियां मानना विश्वास पैदा करता है। बिल्कुल। एक अच्छा लीडर एक मैनेजर से बहुत अलग होता है। मैनेजर काम करवाता है और लीडर लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वे अपनी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की अवधारणा है वन मोर मल्टीप्लायर। वन मोर मल्टीप्लायर ये एक ऐसा इंसान है जो किसी टीम में आता है और पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देता है। ये टीम केमिस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। कभी कभी 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। ये मल्टीप्लायर अपनी ऊर्जा, अपने उच्च मानकों और अपनी कार्यशैली से पूरी टीम की संस्कृति को ही बदल देता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण टॉम ब्रैडी है। जब वो टॉम्पा बे बुकेनियर्स टीम में शामिल हुए तो वो एक हारी हुई टीम मानी जाती थी। उनके आने के 1 साल के अंदर ही टीम ने सुपर बोल जीत लिया। हाँ, ये अविश्वसनीय था। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे संगठन की मानसिकता को बदल सकता है। वो अपने साथ सिर्फ अपना खेल नहीं लाए, वो एक जीतने वाली संस्कृति और उम्मीद लेकर आए। महानता महानता को आकर्षित करती है। जब टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो बाकी सबके लिए मानक अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को मैं समेटने की कोशिश करूं तो 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपनी कहानी बदलो, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। दूसरी, हर दिन हर काम में बस एक और बार कोशिश करने की आदत डालो, क्योंकि कामयाबी वहीं छुपी होती है। और तीसरी, अपने मानकों और अपने लोगों को लेकर बहुत सोच समझ कर चुनाव करो, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। बहुत अच्छे से समेटा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं एक अंतिम विचार साझा करना चाहूंगा जो इस किताब के सबसे भावनात्मक हिस्से से आता है। किताब का आखिरी अध्याय लेखक के अपने पिता के बारे में है, जिन्होंने शराब की लत पर काबू पाया था। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक कहानी है। उनके पिता ने
इस मानसिकता के साथ अपनी लत पर विजय प्राप्त की कि उनके पास अपने परिवार के लिए बदलने का एक और मौका है। उन्होंने हर दिन को एक और दिन के रूप में देखा जिस दिन उन्हें नशे से दूर रहना था। हर सुबह वो खुद से कहते थे, बस आज का दिन और। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी की पूरी जिंदगी बदलने के लिए बस एक और दिन या एक और प्रयास की मानसिकता काफी हो सकती है, तो हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक आखिरी एक और पल है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं।